तो यहाँ पर ये जेड की वैल्यू 0, जेड इक्वल टू 0। फिर हमने क्या बोला था, जेड इक्वल टू -1 से +1, ये वाला एरिया कितना बताया था बेटा, याद करो कितना एरिया बताया था उस दिन, 68.27% एरिया, 68.27% एरिया। जेड इक्वल टू -1 टू +1 या म्यू माइनस सिग्मा से लेकर म्यू प्लस सिग्मा तक का एरिया। फिर जेड इक्वल टू -2 से जेड इक्वल टू +2 के बीच का एरिया, ये जेड इक्वल टू -2 से +2 के बीच का एरिया कितना बताया था, 95.45% एरिया, बिल्कुल सही, 95.45% एरिया। ये हो गया म्यू -2 सिग्मा से लेकर म्यू +2 सिग्मा। और लास्ट था हमारा जेड इक्वल टू -3 से लेकर जेड इक्वल टू +3, ये वाला एरिया। दिस इज एरिया, दिस एरिया, ये एरिया हमारा 99.73% एरिया, म्यू -3 सिग्मा से लेकर म्यू +3 सिग्मा, ये हमारा एरिया था यहाँ पर। ये मैंने यहाँ तक आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। ये हमारा नॉर्मल का, यहाँ तक कोई दिक्कत, ये याद है तीनों चीजें, क्लियर है, ठीक है। अब हम सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और जनरली जो इसकी प्रॉब्लम आती है बेटा प्रॉपर्टीज पे ही आती है, बाकी और किसी पे नहीं पूछी है। आपको प्रॉपर्टीज पे ही क्वेश्चन आ जाएंगे इसके, मतलब प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है इसकी। फर्स्ट, normal distribution is a biparametric distribution. Normal distribution is a biparametric distribution. It is a biparametric distribution. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक बाइपैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। इसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे x n म्यू कोमा सिग्मा स्क्वायर। इसके दो पैरामीटर होते हैं, मीन और वेरिएंस। These are the two parameters of normal distribution, mu and sigma square, मतलब वेरिएंस। दो पैरामीटर है, एक तो मीन है और एक वेरिएंस, सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस। These are the two parameters of नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सर ये वाला सिंबल क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा बोलते हैं इसको। दो को सिग्मा बोलते हैं, एक सिग्मा ये और एक सिग्मा ये तो होता है समेशन और ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। दो सिग्मा होते हैं, एक्स के आगे, हाँ एक्स के आगे सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स, यदि किसी के वेरिएबल के आगे लगता है तो वो सिग्मा होता है। जो x और n के बीच में है, अच्छा वो तो फॉलोज कर रहा है, x फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, फॉलो का साइन है कि x नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जा रहा है, ठीक है। x फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो फॉलोज का साइन है कि x नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। आया समझ में? तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक बाइपैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए बाइपैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन विद टू पैरामीटर्स मीन एंड वेरिएंस, जिसके दो पैरामीटर होते हैं मीन और वेरिएंस। इसमें कोई दिक्कत? सेकंड, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन इक्वल टू वेरिएंस इक्वल, मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड।
मीन, मीडियन और मोड आपस में इक्वल होते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन और मोड इक्वल होते हैं, तीनों का वैल्यू सेम होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड। ठीक है। थर्ड, फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पहले लिखवा चुका हूं बेटा, फिर लिखवा रहा हूं फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 4SD equal to 5MD equal to 6QD। 4SD, SD मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, इक्वल टू 5MD मीन डेविएशन इक्वल टू 6QD क्वार्टाइल डेविएशन। 4SD equal to 5MD equal to 6QD। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है। देन फोर्थ, मीन डेविएशन, यहां से आ जाएगा मीन डेविएशन आपका 0.8 सिग्मा। सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन डेविएशन ऑफ a normal distribution is 0.8 sigma। 0.8 sigma, 4/5 मीन डेविएशन इक्वल टू 4/5 मतलब 0.8। फिफ्थ, फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 म्यू माइनस 0.675 सिग्मा। Q3 थर्ड क्वार्टाइल म्यू प्लस 0.675 सिग्मा। So therefore quartile deviation या inter quartile range 0.675 sigma। Q1 mu minus 0.675 sigma, Q3 mu plus 0.675 sigma, and QD quartile deviation 0.675 sigma। फिफ्थ प्रॉपर्टी, इसमें कोई दिक्कत? फिफ्थ प्रॉपर्टी में याद रखने बेटा, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, स्क्यूनेस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज जीरो, पहले बता चुका हूं। सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल कर्व है, इसका स्क्यूनेस जीरो होता है। स्क्यूनेस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज जीरो, क्योंकि सिमेट्रिकल कर्व है। सिमेट्रिकल कर्व है तो इसका स्क्यूनेस जीरो के इक्वल होता है। स्क्यूनेस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू जीरो। 7th point, there are 2 point of inflection। अब inflection क्या होता है ये समझा रहा हूं। There are 2 points of inflections, mu minus sigma and mu plus sigma। These are the 2 points of inflection, mu minus sigma and mu plus sigma। ये 2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। इन्फ्लेक्शन का मतलब है जहां पर कर्व अपना डायरेक्शन चेंज करता है। जैसे इधर देखो, जैसे ये कर्व ऐसा बना, तो पहले तो इधर आया, फिर ये आया, ये यहाँ पर जो अपने उसने डायरेक्शन चेंज किया है, इधर इसी तरह यहाँ पर डायरेक्शन चेंज किया, तो ये म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा, जहां पर ये अपना डायरेक्शन चेंज करेगा इसको बोलते हैं म्यू माइनस सिग्मा। देयर आर 2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, दिस इज म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा। 8 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अभी समझाऊंगा। बायोमेट्रिक का, now what do we mean by बायोमेट्रिक का वो समझो। बायोमेट्रिक का ये क्या होता है कि जैसे आपसे बोल दिया p x is less than equal to k, this is known as phi k। अब ये phi k क्या होता है अभी समझा रहा हूं। जैसे ये कोई कर्व है आपका, मैंने बोला k और k से कम, जैसे ये k और k से कम, दिस एरिया इज डिनोटेड बाय phi k। ये कहलाता है आपका बायोमेट्रिक। phi k का मतलब है एरिया k और k से कम तक का पूरा एरिया।
के से पहले तक का पूरा एरिया, दिस इज कॉल्ड बायोमेट्रिक। तो पी एक्स लेस देन इक्वल टू के मतलब 5k, 5k का मतलब k और k से पहले तक का पूरा एरिया, दिस इज कॉल्ड बायोमेट्रिक। दिस इज नोन एज बायोमेट्रिक। यहाँ x की जगह z लिखो, z इज लेस देन इक्वल। अब यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा 5 माइनस के इक्वल टू 1 माइनस 5। अभी प्रॉब्लम करवाऊंगा जब अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। 5 ब्रैकेट में माइनस के इक्वल टू 1 माइनस 5। तो पी जेड इज लेस देन इक्वल टू के इक्वल टू 5k, 5 माइनस के इक्वल टू 1 माइनस 5k। दिस इज 5k का मतलब है k और k से पहले तक का एरिया। जैसे कभी आपसे बोल दिया जाए 5 1 बोल दिया और आपको वैल्यू गिवन है, तो बेटा 5 1 का मतलब ये आपका कर्व है, ये 1, तो ये वाला पूरा एरिया आपका 5 1 के है। दिस होल एरिया इज कॉल्ड 5 1। इसको हम 5 1 से डिनोट करेंगे। आया बायोमेट्रिक का मतलब समझ में? दिस इज नोन एज बायोमेट्रिक। Ninth property, for the standard normal curve, for the standard normal curve, एक होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व। फॉर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व म्यू 0 होता है, सिग्मा 1 होता है। सो देयरफॉर मीन डेविएशन सिर्फ होगा 0.8 और Q1 होगा आपका -1 0.675, Q3 होगा 0.675। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होंगे -1 एंड +1। किसके लिए? स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व। स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व के लिए म्यू का वैल्यू 0 होता है, सिग्मा का वैल्यू 1 होता है। तो यदि म्यू 0 आ गया और सिग्मा 1 आ गया तो मीन डेविएशन आ गया आपका 0.8, Q1 आ गया 0.675 माइनस का 0.675 Q3 और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया -1 एंड +1। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया -1 एंड +1। तो दीज आर द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस। ये हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस है। लास्ट प्रॉपर्टी एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी, एक्स है आपका n μ1 सिग्मा 1 स्क्वायर, y है आपका n μ2 सिग्मा 2 स्क्वायर, then x plus y follows n μ1 plus μ2 और सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर। सो देयरफॉर स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया आपका अंडर ऑफ सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर। दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया इसका अंडर ऑफ सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर। ये एडिटिव प्रॉपर्टी से इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है, क्योंकि वो तो वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो अंडर में आएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, इनको अभी प्रॉब्लम करवाते हैं। एप्लीकेशंस क्या है पूछा जाता है बेटा, एप्लीकेशन के बारे में पूछा जाता है। वेजेस ऑफ वर्कर्स, एप्लीकेशन wages of workers is the example of normal distribution. Wages of workers is the example of normal distribution. Weight of class, height, profit, weight, height, profit, weight, height, profit of company, ये सब आपका कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में है। तो ये इसकी एप्लीकेशन है, यहाँ पर ये काम में है। जैसे क्लास का वेट है तो वो इंटरवल में जाएगा वेज,
0 to 10 कितने हैं। वेट की बात करें तो जैसे 10 से 20 किलोग्राम कितनों का है, 20 से 30 कितने का है, 30 से 40 कितने लोगों का है, 40 से 50 कितने लोगों का है। तो ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है इस तरह से एप्लीकेशंस। चलिए अब देखो किस तरह की प्रॉब्लम बनती है। दो तरह की प्रॉब्लम बनती है, एक तो ग्राफ से होती है भाई जो कर्व से निकालते हैं, और एक डायरेक्ट प्रॉपर्टी से निकलती है। तो पहले मैं प्रॉपर्टी से प्रॉब्लम बता देता हूँ कि प्रॉपर्टी से प्रॉब्लम कैसे निकाला जाता है। जैसे आपको पहले तो एक तो जो आपको कर्व बताया था, मतलब इक्वेशन बताई थी कर्व की, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी का, उससे हमें कुछ भी पूछ सकता है, मीन डेविएशन पूछ सकता है, वेरिएंस पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। जैसे कैसे समझो, इफ random variable x, if random variable x, the probability density function, the probability density function is given by fx equal to e की पावर माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन रूट पर, और x का वैल्यू माइनस इंफाइनाइट से प्लस इंफाइनाइट तक। फाइंड मीन वेरिएंस, हमें इसका मीन और वेरिएंस निकालना। अब देखो आप कंपेयर करेंगे, सबसे बढ़िया तरीका है जब मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ तो ध्यान से देखो, यहाँ म्यू आता था तो म्यू तो आ गया 4 और अपॉन में 2 सिग्मा स्क्वायर आता था, x माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। याद है फॉर्मूले में क्या आता था, 2 सिग्मा स्क्वायर आता था कि नहीं आता था, अपॉन में 2 सिग्मा स्क्वायर आता था बेटा, x माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। यहाँ पर 2 सिग्मा स्क्वायर आता है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब 2 सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 1, तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 1/2, तो वेरिएंस आपका 1/2। ये आया क्या समझ में, ये आपका वेरिएंस 1/2, ये आया कि समझ में। अरे बेटा फॉर्मूला को ध्यान रखो, रिपीट करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉर्मूले तो याद रखो बेटा जो लिखा है, e की 1 सिग्मा √2 पाई e की पावर माइनस x माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। ये हमारा एक्चुअल फॉर्मूला, ये हमारा एक्चुअल फॉर्मूला। अब इससे कंपेयर करो, म्यू की जगह 4 आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत, म्यू की जगह 4 में, और म्यू की जगह 4 में कोई दिक्कत। अपॉन में 2 सिग्मा स्क्वायर आ रहा है, यहाँ अपॉन में कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब 2 सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 1 के इक्वल है। ये समझ में आया दूसरा, तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 1/2 के इक्वल है, और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 1/2 के इक्वल है, तो यही तो वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर ही तो 1/2 होता है ना, वेरिएंस होता है। और वो यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ लेगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा वो आपसे। जैसे आपसे मैंने बोला कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या था भाई, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर्मूला, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, फॉर्मूला क्या था भाई कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का, पिछले चैप्टर में पढ़ाया, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। बिल्कुल सही है बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया आपका 1/2, मीन आ गया आपका 4 × 100, तो ये आ गया 25/√2। निकालो भाई 25/√2 कितना, ये इसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गया 25/√2। निकाल के बताओ कितना आ रहा है, 25 डिवाइड बाई √2 कितना आ रहा है, ये इसका 17.67। सो दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सपोज आपसे पूछा है Q1,
तो Q1 है म्यू1 म्यू माइनस 0.675 सिग्मा। म्यू का वैल्यू कितना है 4, 0.675 सिग्मा की वैल्यू 1/रूट निकालना भाई। Q1 कितना आ रहा है, कुछ भी पूछ लेगा वो, तो सिर्फ कंपेयर करना है, उसके बाद जो भी कुछ भी पूछ लेगा वो। 0.675 डिवाइड बाय √2 डिवाइड बाय √2 और 4 माइनस 3.522। अरे ये अलग अलग कैसा आ रहा है बेटा, यस वर्जन दोनों में से एक का गलत है, किसका गलत है बोलो, पहले निकालो। 3.522 आ रहा है, ठीक है 3.522। इस तरह से आप कुछ भी निकाल लेंगे। क्लियर, ये समझ में आया कंपेयर करने वाला, समझ में आया कि कंपेयर करने वाला। एक और कंपेयर करके देखते हैं, दो करके बताते हैं। एक और, if the random variable x, the probability density function is given by 1/4 √2 pi fx equal to find the points of inflection। तो हमें इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना, तो जल्दी से म्यू बता दीजिए, म्यू कितना, म्यू कितना है, बोलिए भाई सब। 10 है, बिल्कुल सही है। और बेटा अपॉन में 2 सिग्मा स्क्वायर आ रहा है, तो 2 सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है, 2 सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 72 की, तो सिग्मा की वैल्यू 6 आ गई, म्यू का वैल्यू 10 आ गया और सिग्मा की वैल्यू 6 आ गई। यहां तक कोई डाउट, ये समझ में आ गया, 2 सिग्मा स्क्वायर 72 के इक्वल, ये आ गया क्या बेटा समझ में। अब हमें निकालना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या था, म्यू माइनस सिग्मा है म्यू प्लस सिग्मा। म्यू है आपका 10 माइनस सिग्मा 6 एंड 10 प्लस 6, तो 4 एंड 16। तो इसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गए 4 एंड 16। क्लियर है, क्लियर है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आते हैं बेटा, ऐसे ही आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आते हैं। कंपेयर करना पड़ेगा बस। चलो एक और देखो, और किस तरह का प्रॉब्लम बताओ। If the 2 quartiles of a normal distribution are, if the 2 quartiles, if the 2 quartiles of the normal distribution are, दो क्वार्टाइल गिवन है आपको, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर 47.30 and 52.70, 47.30 and 52.70 respectively. What is the mode of the distribution? What is the mode of the distribution? Also find the mean deviation about median, और हमें इसका मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए कैसे निकालना है।
Q1 है आपका फर्स्ट क्वार्टर में म्यू माइनस 0.675 सिग्मा, ये हमारा 47.30 फर्स्ट क्वेश्चन। Q3 थर्ड क्वार्टर में म्यू प्लस 0.675 सिग्मा इज इक्वल टू 52.70 सेकेंड इक्वेशन, दोनों को ऐड कर दो तो म्यू का वैल्यू हमारा 50 है, म्यू का वैल्यू हमारा 50 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब म्यू का वैल्यू 50 फर्स्ट वाले में रख दो, 50 माइनस 0.675 सिग्मा 47.30, 0.7615 सिग्मा 2.7। बेटा यहाँ से सिग्मा की वैल्यू निकालना कितना आ रही है? 2.7 डिवाइड बाय 0.675 कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो हमारे सिग्मा की वैल्यू 4 मिल गई। अब सबसे पहले मोड बताएंगे भाई, मोड कौन बताएगा? मोड क्या होगा इसका? देखो कौन बताता है। व्हाट इज द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन? 50, बिल्कुल सही है। क्या लिखवाया था? जो मीन होगा वही मोड होगा, वही मीडियन होगा। बताया ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तीनों इक्वल होंगे, तो मोड हो गया आपका 50। फिर आपसे बोला मीन डेविएशन, मीन डेविएशन किसी के रेस्पेक्ट में निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तीनों इक्वल है। मीन डेविएशन है 0.8 सिग्मा और सिग्मा की वैल्यू आ रही है आपकी 4। सो व्हाट इज द मीन डेविएशन? बेटा मीन डेविएशन किसके इक्वल आएगा? 3.2 के इक्वल। तो दिस इज द मीन डेविएशन ऑफ दिस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। This is the mean deviation of this distribution. आया समझ में? तो बेटा मैंने जितनी टाइप की प्रॉब्लम बताई है, इसी टाइप की प्रॉब्लम आपसे पूछी जाती है। यही प्रॉब्लम है जिससे जो आपसे पूछी जाती है, इस तरह की प्रॉब्लम इसके अंदर आती है। कुछ ज्यादा ही फॉर्मूला नहीं है बेटा, सब याद हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है इन फॉर्मूला। अभी पढ़ोगे ना एक दो बार अपना आप याद हो जाएंगे। मुझे भी तो याद है, फिर आप बोलोगे आप तो पढ़ाते आ रहे हो, तो आप भी पढ़ते रहोगे तो अपना आप याद हो जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? सर इतने तो 11th में ट्रिग्नोमेट्री में भी नहीं थे, क्या बात कर रहा है, मजाक क्यों कर रहा है? ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादा थे। हाँ यार, चलो अब एक एडिटिव प्रॉपर्टी पे बता देता हूँ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन एडिटिव प्रॉपर्टी पे बता देता हूँ, फिर हम कल वाले प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। फिर हमारा जब लास्ट टाइप वाली प्रॉब्लम है तो मोस्ट प्रोबेबली ये कल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कल क्या, हाँ कल और ले लेंगे, तो कल कंप्लीट हो जाएगा ये। मतलब परसों से आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, परसों से सेकंड चैप्टर आपका स्टार्ट हो जाएगा मैथमेटिक्स का। If x and y are two independent normal variables, if x and y are two independent normal variables, two independent normal variables with mean as 10 and 12, mean as 10 and 12 and standard deviation as 3 and 4 respectively. Then x plus y has mean and standard deviation. तो जो x plus y आपका डिस्ट्रीब्यूशन आएगा उसका मीन कितना होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा? तो मीन तो डायरेक्ट बता दो बेटा, मीन कितना होगा, दोनों को ऐड कर दो मीन को। तो मीन कितना है 10 एंड 12, तो मीन कितना हो गया x plus y का? x plus y का मीन तो हो गया आपका 10 plus 12 22, और स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया आपका
सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16, 25 का 5, ये आपका स्टैंडर्ड डिवीजन। सो दिस इज द स्टैंडर्ड डिवीजन। क्लियर है? क्लियर है? चलिए अब मैं कर्व वाली प्रॉब्लम बताऊंगा। अब कर्व वाली प्रॉब्लम किस तरह से पूछी जाती है वो समझते हैं। बेटा वो भी इजी है, कर्व वाली प्रॉब्लम भी इजी है, लेकिन थोड़ा सा आपको उसको ध्यान से देखना पड़ेगा और आने के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं। कम इसलिए रहते हैं कि भाई ज्यादा चीजें पूछता नहीं है, इजीली वो आपको चीजें बोल देता है, लेकिन कभी भी कर्व वाली प्रॉब्लम आ गई तो उसको कैसे करेंगे वो मैं चीज तुम्हें समझा। जैसे मैं एक प्रॉब्लम लेके बताता हूँ तुम्हें। इन अ सैंपल ऑफ 800 स्टूडेंट्स, एक प्रॉब्लम करके बताता हूँ, फिर बाकी घबराना मत इस प्रॉब्लम को देखकर, बाकी मैं कल समझाऊंगा ये। इन अ सैंपल ऑफ 800 स्टूडेंट्स, the mean weight and standard deviation of weight, the mean weight and standard deviation of weight are found to be 50 kilogram and 20 kilogram respectively. On the assumption of normality, on the assumption of normality, what is the number of student? बेटा सेट भी कर लेना, सेट भी कर लेना सब। What is the number of student varying between 46 kilogram and 66 and 62 kilogram, given area of standard normal curve between z equal to 0 to z equal to 0.2 is 0.0793 and z equal to 0 to z equal to 0.6 is 0.2256. अब बेटा इस प्रॉब्लम को मैं समझाता हूँ कि क्या बोल रहा है। जैसे मैंने क्या बोला, जनरली इस तरह की प्रॉब्लम पूछी नहीं जाती है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए कि हम इसको किस तरह से करेंगे। सबसे पहले तो ये देखिए कि मीन कितना गिवन है। मीन गिवन है आपको 50, स्टैंडर्ड
अब बेटा मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि देखो मीन आपका 50 किलोग्राम, सिग्मा आपका 20 किलोग्राम। अब ये बोल रहा है कि 800 स्टूडेंट हैं, कितने स्टूडेंट के वेट इसके बीच में है, वो ये बोल रहा है। तो देखो पी एक्स का वैल्यू किस किस के बीच में, 50 किलोग्राम नहीं, कहा था 46 और 62, 46 से 62। ये आपके कितने स्टूडेंट आएंगे, मैं मान लेता हूँ n स्टूडेंट आएंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई बेटा, n/800। इसमें कोई डाउट? भाई x का वैल्यू 46 से 62 के बीच में आएगा, तो इसका मतलब n स्टूडेंट, मैंने मान लिया n स्टूडेंट है 800 में से जो इसके बीच में आएंगे। अब बेटा 46 के लिए मुझे z निकालना पड़ेगा बेटा। ये 46 के लिए z क्या होगा, देखो मैं z निकाल देता हूँ इसकी। x माइनस म्यू, म्यू कितना था 50 अपॉन सिग्मा, ये इसका z है 4x = 46। बोलो इसका लिए z क्या आया, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ये z निकालना पड़ेगा। कितना आया 46 माइनस 50 अपॉन 20, इसके लिए z कितना आया बेटा, निकालो। x माइनस म्यू, x है आपका 46, म्यू है 50 अपॉन सिग्मा, कितना आ रहा है बेटा, -0.2। इसी तरह से बेटा 62 के लिए निकालना, 62 के लिए निकालना, 62 माइनस 50 अपॉन 20, 62 माइनस 50 अपॉन 20, ये आपको पहले z निकालना पड़ेगा सबके लिए। 62 के लिए z कितना होगा 0.6, ये 0.6 आ गया। ये समझ में आया z निकालना बेटा, ये z निकालना सबको समझ में आया। x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ये z होता है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। जैसे 62 के लिए निकाल दो तो ये 0.6 आ गया। अब हमारे कर्व की जरूरत पड़ेगी। अब कर्व की कैसे जरूरत पड़ेगी समझना। अब मैंने बोला ना वैसे तो मैं कल बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ समझाने के लिए। ये हमारा नॉर्मल कर्व, ये 0 -0.2, सपोज मैंने मान लिया ये रहा -0.2, ये 0.6 सपोज ये मान लिया, और इसके बीच का एरिया, तो मुझे ये वाला एरिया चाहिए, मुझे ये वाला एरिया चाहिए जो मैंने मार्क किया। ये समझ में आया, जो मैंने मार्क किया ये वाला एरिया चाहिए। दिस एरिया वी हैव टू फाइंड। क्या बोला हमारा, z का वैल्यू किस किस के बीच में आना चाहिए, -0.2 से लेकर 0.6 के बीच में आना चाहिए। तो हमारा एरिया ये वाला चाहिए। यहां तक आया समझ में, -0.2 से लेकर 0.6 तक। अब देखो ध्यान से, और ये 0 है, तो बेटा -0.2 से 0, बेटा ये एरिया गिवन कितना है 0 से 0.2, 0 से 0.2 के बीच का एरिया कितना गिवन है 0.0793। बेटा जो 0 से 0.2 के बीच का एरिया होगा वही 0 से -0.2 के बीच का एरिया होगा। माइनस और प्लस में एरिया चेंज नहीं होता, एरिया जितना एरिया इधर होगा उतना एरिया इधर होगा। मतलब 0 से 0.2 बोल लो या -0.2 से 0 बोल लो, सिमेट्रिकल कर्व है, जितना एरिया इधर होगा उतना ही एरिया इधर होगा। तो बेटा ये वाला एरिया हो गया आपका 0.0793, और बेटा ये वाला एरिया कितना हो गया 0 से 0.6 के बीच का एरिया, ये भी गिवन है आपको, कितना गिवन है 0 से 0.6 का एरिया 0.2257। दिस इज इक्वल टू n/800, ये आ गया n/800। अब यहां से बेटा n की वैल्यू निकालो, दोनों को ऐड करके 800 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, दोनों को ऐड करके 800 से मल्टीप्लाई करो, कितने स्टूडेंट आ गए जिनका वेट इसके बीच में है, दो 0.0793 प्लस 0.2257 और फिर मल्टीप्लाइड बाय 800, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 244। इसका मतलब 244 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका वेट 46 किलोग्राम से लेकर 62 किलोग्राम के बीच में। 244 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका वेट 46 किलोग्राम से 62 किलोग्राम के बीच में। ये प्रोसीजर है बेटा जो कल हम करेंगे।
अभी मैंने सिर्फ आपको आइडिया के लिए करवाया है कि हमें कल ये काम करना है। वैसे इस पे आने के चांसेस नेग्लिजिबल है, लेकिन फिर भी हम देख लेंगे, कभी भी आएगा तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नहीं समझ में आया तो भी चिंता करने की बात नहीं है, कल समझ में आ जाए, और समझ में आ गया तो बहुत ही बढ़िया बात है। ये है भाई नॉर्मल कर्व पर प्रॉब्लम इस तरह से करेंगे। क्लियर क्लियर। चलिए बेटा, अब मेरी अगली क्लास का टाइम हो गया, मैं जा रहा हूँ। कल मिलते हैं बेटा 10 बजे।